नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे की खबर से। ये वो विजिट है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले मॉस्को पहुंच चुके हैं और इस वक्त क्रेमलिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मीटिंग चल रही है। दोनों नेताओं की इस मीटिंग के बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में प्राइवेट डिनर आयोजित किया है। लगातार तीसरी बार इलेक्शन जीतने के बाद, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने पहले विदेश दौरे के लिए रूस को चुना और यह मौका बहुत क्रूशल है। इस वक्त रशिया और यूक्रेन के बीच जबरदस्त युद्ध चल रहा है। आज ही रूस ने कीव में बच्चों के एक हॉस्पिटल पर बम बरसाए। इस तबाही की तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं। अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें रूस के खिलाफ एकजुट हैं। भारत ने अब तक रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बैलेंसिंग रोल प्ले किया है। इसीलिए मोदी की आज की प्रेसिडेंट पुतिन से बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट है। विदेश नीति के जानकार मोदी के इस दौरे को किस नजरिए से देख रहे हैं? भारत के लिए डिप्लोमेसी के हिसाब से, इकोनॉमी के लिहाज से और दुनिया में पावर बैलेंस के नजरिए से मोदी के इस विजिट का क्या मतलब है, इसे समझने की कोशिश करेंगे आज की बात में। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पुतिन के साथ बायलैटरल मीटिंग में किन किन मुद्दों पर बात हुई और इस विजिट में रूस और भारत के बीच कौन कौन से बड़े समझौते होने वाले हैं। मोदी के साथ नेवी के अफसरों की बड़ी टीम रूस के दौरे पर क्यों गई है, इन सब की चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं मॉस्को में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कदम रखा, उस वक्त इंडो रशियन कम्युनिटी में कैसा उत्साह था, वहां का माहौल कैसा था। प्रधानमंत्री मोदी आज इंडियन टाइम के मुताबिक शाम को करीब 5:30 बजे मॉस्को पहुंचे। एयरपोर्ट पर रशिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिसीव करने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मोदी का ये रूस दौरा कुल 2 दिन का है और शेड्यूल बहुत टाइट है। मॉस्को पहुंचने के साथ ही मीटिंग का दौर शुरू हो गया। फिलहाल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मोदी के सम्मान में डिनर दे रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कल प्रेसिडेंट पुतिन के साथ 22वें एनुअल समिट में हिस्सा लेंगे। भारत और रूस के नेताओं के बीच पिछले लगभग 3 दशक से शिखर सम्मेलन होता आया है। एक बार भारत के प्रधानमंत्री रूस का दौरा करते हैं और दूसरी बार रूस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आते हैं। दोनों देशों के बीच पिछला शिखर सम्मेलन 2021 में हुआ था, तब प्रेसिडेंट पुतिन भारत के दौरे पर आए थे। इसके बाद कोविड की वजह से शिखर सम्मेलन अब तक नहीं हो पाया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 2019 में रूस के दौरे पर गए थे। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से नरेंद्र मोदी अब तक रूस के दौरे पर नहीं गए। 2 दिनों के रूस दौरे में मोदी और पुतिन के बीच व्यापार, कनेक्टिविटी, ऑयल और गैस, एलएनजी सप्लाई, स्पेस और डिफेंस सेक्टर जैसे अहम मुद्दों पर बात होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी रूस की सेना में धोखे से भर्ती किए गए भारतीय नागरिकों की वापसी का मुद्दा भी उठाएंगे। कल प्रेसिडेंट पुतिन के साथ शिखर सम्मेलन से पहले रूस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। इसके लिए रूस में बसे भारतीय मूल के लोगों में जबरदस्त उत्साह है, जोश है। पूरे मॉस्को को नरेंद्र मोदी की विजिट के लिए सजाया गया है। आज जब मोदी मॉस्को में एयरपोर्ट पर उतरे, उससे पहले ही उस होटल के बाहर बड़ी संख्या में इंडिया और रशिया के लोग पहुंच चुके थे जहां मोदी पहुंचने वाले थे। हिंदी फिल्मों के गानों पर डांस हो रहे थे, कोई भंगड़ा कर रहा था, कोई भजन गा रहा था। इस्कॉन के लोग भी अपने ढोल मजीरों के साथ हरे रामा हरे कृष्णा की धुनों पर नाच रहे थे। मॉस्को समेत रूस के अलग अलग शहरों में 15,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। वहां रहने वाले भारतीयों में मोदी के इस दौरे को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। एयरपोर्ट से लेकर उस होटल तक जहां मोदी ठहरेंगे, स्वागत के लिए लोग जुट रहे हैं। आज सुबह से ही मॉस्को के एयरपोर्ट के बाहर
इंडियन ओरिजिन के लोग ढोल ताशे के साथ मोदी के स्वागत के लिए इकट्ठा हो गए थे। रूस के नागरिक भी मोदी को वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। गाजे बाजे के साथ मोदी के वेलकम की तैयारियां की गई थी। लोगों के हाथ में भारत और रूस के झंडे थे। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक मोदी के स्वागत का जोश देखने को मिला और मजे की बात यह थी कि रशियन महिलाएं भी साड़ी पहनकर डांस कर रही थी। मॉस्को में इस्कॉन के मेंबर भी प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। सभी लोग भजन गा रहे थे, महिलाएं डांस कर रही थी और सबकी जुबान पर मोदी का नाम था। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे लोगों ने कहा कि मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें बहुत गर्व है। लोगों ने उम्मीद जताई कि मोदी भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मोदी जी ने इतनी अच्छी फ्रेंडशिप बना, बहुत खुश हूँ मैं। एक्साइटमेंट में मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैं कितनी खुश हूँ। आज मोदी जी मॉस्को में आए हैं। इतनी खुशी आज तक कभी पहले मॉस्को में नहीं हुई है। हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी ने इतनी अच्छी फ्रेंडशिप बना के रखी है रशिया के जैसे, रशिया के साथ, और उसके वजह से हमको क्या बोलते हैं, यहाँ पे हर फेस्टिवल बनाने को मिलता है। दिवाली, होली, माता जी की हम लोग की पूजाएं होती हैं यहाँ पे। तो मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ कि हम लोग बाहर रह के भी जो इंडियन कल्चर है उसको महसूस कर सकते हैं और सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे आए थे तो लोग इंडियंस को देख के मुंह फेर लेते थे, लेकिन आज की डेट में ना लोग इंडियंस को देखते ना या तो बोलते हैं मोदी जी या फिर बोलते हैं हरे कृष्णा, एंड बेसिकली बोलते हैं इंडियन एंड मोदी इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ रशिया। खुशी की बात है कि इलेक्शन के तुरंत बाद पीएम साहब यहाँ आए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं 1200 किलोमीटर दूर से रात भर गाड़ी चला कर आया हूँ, मैं और साथ में हमारे। I'm from Punjab. Yeah. So I just want to say that it's a great event. And though I was brought up in two countries, in Russia and in India, and I love our great nations. And thank you to the Modi ji for coming over to Russia, making his first visit after election. We look forward for strengthening further our I want to add something. relationship forever. He speaks very good Hindi. Bye bye. He speaks मैं very good हिंदी भी जानता हूँ, पंजाबी भी जानता हूँ। I love India. भारत माता की जय। भारत माता की जय। Namaste. It makes us very happy. You can see how Russian people get ready for coming of Prime Minister, because it is all strengthening of our culture, strengthening of economy, and our soul is very close to Indian soul, because Russians and India friends together for many years, and I hope centuries. एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री मोदी कार्टन होटल पहुंचे। कार्टन होटल मॉस्को के मशहूर रेड स्क्वायर के पास है। होटल में भारतीय दूतावास के डिप्लोमेट्स मोदी का स्वागत करने के लिए मौजूद थे। होटल की लॉबी में प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक इंडियन डांस से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने लॉबी में मौजूद भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की, बच्चों से हाथ मिलाया, लोगों से बधाई संदेश लिए और थोड़ी देर बात भी की। मोदी का स्वागत करने आए लोगों में सिख समुदाय के लोग भी थे। उन्होंने कहा वो मोदी का स्वागत करके दिखाना चाहते हैं कि सिखों और हिंदुओं को आपस में लड़ाने की साजिश कभी सफल नहीं होगी। ये हमारे पंजाबी सभा के सदस्य हैं। रूस में मेरा सवाल है कि रूस में भांगड़ा हो रहा है, ये कैसे? ये हम पिछले 20 साल से हमारा पंजाबी सभा का ग्रुप है। हम पंजाबी विसाखी का त्योहार मनाते हैं और कोई भी हमारा इंडियन कल्चर प्रोग्राम होता है हम उसमें भंगड़ा और गिद्दा, ये रशियन लड़कियां भी हमने इनको भंगड़ा और गिद्दा सिखाया हुआ है। हम इन आज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आ रहे हैं, उनके स्वागत में हम पंजाबी भंगड़ा कर रहे हैं। हम मोदी जी को एक मैसेज देना चाहते हैं
कि सभी पंजाबी एक जैसे नहीं होते। हम उन ताकतों को भी जवाब देना चाहते हैं जो हिंदू और सिख को तोड़ना चाहती है। हिंदू और सिख का 9 मास का रिश्ता है, ये कभी नहीं टूट सकता। वंदे मातरम। एक बात तो माननी पड़ेगी कि दुनिया में जहां जहां इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं, नरेंद्र मोदी ने उनके बीच में गौरव का भाव पैदा किया है। डिप्लोमेसी में, विदेश नीति में, पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी का कोई जवाब नहीं है। आज जिस गर्मजोशी से प्रेसिडेंट पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत किया, कुछ महीनों पहले प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने नरेंद्र मोदी का इसी अंदाज में व्हाइट हाउस में स्वागत किया था। ये बैलेंसिंग एक्ट कोई साधारण बात नहीं है। दुनिया के 2 सुपर पावर्स को एक साथ लेकर चलना बड़ी बात है। मोदी ने 2 साल पहले पुतिन से साफ साफ कह दिया था कि यह वक्त युद्ध का नहीं है, लड़ाई का नहीं है। लेकिन इतनी साफगोई से भारत का पक्ष रखने के बाद भी रूस से भारत के संबंध खराब नहीं हुए, बल्कि रिश्ते और बेहतर हुए। और यह सही है कि रूस को आज भारत की दोस्ती की जरूरत है। तमाम दुनिया जब पुतिन के खिलाफ खड़ी हो गई थी, तो भी मोदी ने रशिया के साथ अपने रिलेशन नहीं तोड़े। यह समझना जरूरी है कि मोदी के इस बार के विजिट का मतलब क्या है। मोदी की यात्रा से पुतिन क्या मैसेज देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि मॉस्को में मोदी की प्रेजेंस का मैसेज है कि रशिया दुनिया में आइसोलेटेड नहीं है, अलग थलग नहीं है। प्रेसिडेंट पुतिन ने पिछले कुछ महीनों में चीन के अलावा नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, कतर और टर्की के साथ अपने रिलेशन दुनिया के सामने डिस्प्ले किए हैं। लेकिन दुनिया की नजरों में भारत का जो स्थान है, वर्ल्ड लीडर्स के बीच प्रधानमंत्री मोदी की जो पोजीशन है, दुनिया में बनती बिगड़ती सरकारों के बीच इलेक्शन में मोदी की जो तीसरी जीत है, ये सब नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड डिप्लोमेसी में और भी बड़ा बनाती है। और इसी वजह से मोदी का मॉस्को में होना पुतिन के लिए एक बड़ी बात है, दुनिया का एक बड़ा मैसेज है। जहां तक भारत का सवाल है, एक जमाना था जब भारत को हमेशा रूस की जरूरत होती थी, डिपेंडेंस थी रूस के ऊपर। आज जमाना बदल गया है और रूस को भारत की उतनी ही जरूरत है जितनी भारत को रूस की। यह हमारे देश के लिए एक बड़े गर्व की बात है। फ्रांस में इस वक्त राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति है, इंस्टेबिलिटी है। जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। हैरानी की बात है कि फ्रांस में अल्ट्रा लेफ्ट ग्रुप न्यू पॉपुलर फ्रंट को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं और प्रधानमंत्री लेफ्ट का होगा, इस बात की पूरी संभावना है। चुनाव के नतीजे आने के साथ ही आगजनी, लूटपाट और हिंसा शुरू हो गई। राजधानी पेरिस के अलावा लियां, नांत और बोर्तुआ शहरों में लेफ्ट पार्टियों के समर्थकों ने जीत के जश्न में जुलूस निकाले। इस दौरान पुलिस पर हमले किए गए, आगजनी की गई। कल रात जब नतीजे आने शुरू हुए, तभी से लेफ्ट समर्थकों ने सड़क पर उतरकर वायलेंट जश्न मनाना शुरू कर दिया। ये जश्न पूरी तरह से हिंसा और आगजनी में तब्दील हो गया। लेफ्ट पार्टियों के समर्थकों ने पुलिस के बैरिकेड तोड़ डाले। जब उन्हें रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में जाने से रोका गया तो उन्होंने पुलिस वालों पर हमला करना शुरू कर दिया। दंगाइयों के हमलों में कई पुलिस वाले घायल हुए। फ्रांस में चुनाव के बाद हिंसा की शुरुआत पेरिस से हुई थी। चुनाव के नतीजे आने लगे तो लेफ्ट समर्थक पेरिस के मशहूर प्लेस रेना रिपब्लिक चौराहे पर जुड़ने लगे थे। देखते ही देखते इस ऐतिहासिक स्क्वायर पर हजारों की तादाद में भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने भीड़ से निपटने के इंतजाम किए हुए थे, बैरिकेड्स लगाए गए थे। पुलिस वाले एंटी रायट गियर में थे। शुरुआत में पुलिस ने लेफ्ट सपोर्टर्स को जश्न मनाने से नहीं रोका, लेकिन जब भीड़ काफ़ी बढ़ गई और कुछ लोग रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में जाने की कोशिश करने लगे, तब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो जश्न मनाने वाली भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस वालों पर हमला कर दिया। कुछ लोग मोलोतोव कॉकटेल यानी बोतल में विस्फोटक भरकर पहुंचे थे। उन्होंने ये बॉटल्स पुलिस वालों पर फेंकनी शुरू की। पुलिस ने पहले टीयर गैस के गोले दागकर हिंसा करने वालों को रोकने की कोशिश की। बात नहीं बनी तो हल्का लाठीचार्ज किया गया और इसके बाद
हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। पेरिस में हिंसा भड़की तो ये धीरे धीरे दूसरे शहरों में भी फैल गई। पेरिस के बाद नांत और लिया शहरों में भी पुलिस और लेफ्ट सपोर्टर्स के बीच भिड़ंत हुई। कई और शहरों से भी हिंसा की खबरें आई। पुलिस के अलावा लेफ्ट सपोर्टर्स की भिड़ंत राइट विंग की पार्टी नेशनल रैली के समर्थकों से भी हुई। असल में फ्रांस में ऐसी हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। कभी फुटबॉल मैच में जीत हार की वजह से, तो कभी इमिग्रेंट्स की वजह से, कभी किसी कानून की वजह से फ्रांस अक्सर दंगों का शिकार होता रहा है। लेफ्ट और राइट विंग पार्टियों के सपोर्टर्स की भिड़ंत की वजह से भी कई बार हिंसक घटनाएं फ्रांस में होती रही हैं। इसलिए चुनाव के नतीजे आने से पहले ही फ्रांस के लोगों को हिंसा और लूटपाट की आशंका थी। बड़े बड़े शोरूम्स ने वायलेंस और लूटपाट से बचने की तैयारी की हुई थी। पेरिस के मशहूर बाजारों के बड़े शोरूम्स ने स्टील की प्लेट्स लगाकर अपने शोरूम्स को बचाने की तैयारी कर ली थी। छोटे दुकानदारों ने लकड़ी के पटरों से अपनी दुकानों को ढक लिया था। पूरे पेरिस में कल हिंसा से बचने के लिए दुकानदार इसी तरह की कोशिश करते दिखाई दिए, क्योंकि सबको डर था लेफ्ट और राइट विंग पार्टियों के सपोर्टर्स भिड़े तो खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। फ्रांस में इस बार जो नतीजे आए हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। 7 जुलाई को सेकेंड राउंड की वोटिंग के बाद लेफ्ट पार्टीज का अलायंस न्यू पॉपुलर फ्रंट 182 सीट जीतकर पहले नंबर पर है। फ्रांस के पार्लियामेंट के निचले सदन में कुल 577 सीटें हैं। बहुमत के लिए 289 सीटें चाहिए, जो किसी भी अलायंस या किसी भी पार्टी को नहीं मिली हैं। दूसरे नंबर पर प्रेसिडेंट मैक्रों का रेनेसॉ अलायंस रहा, जिसने 168 सीटें जीती हैं। और पहले राउंड की वोटिंग के बाद सबसे आगे चल रही राइट विंग पार्टी नेशनल रैली तीसरे नंबर पर पहुंच गई। नेशनल रैली को अकेले अपने दम पर 125 सीटें मिली हैं। कट्टरवादी नेता मरीन ली पेन की पार्टी नई संसद में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अलायंस पार्टनर को मिलाकर उसने केवल 143 सीटें जीती हैं, जबकि पहले राउंड में नेशनल रैली को सबसे ज्यादा वोट हासिल हुए थे। असल में फ्रांस के लोअर हाउस में नेशनल असेंबली के लिए 2 राउंड में चुनाव होते हैं। पहले राउंड की वोटिंग के बाद सेकेंड राउंड में उन उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होता है जो 12.5% या इससे ज्यादा वोट हासिल करते हैं। इसलिए सेकेंड राउंड में 2 या 3 कैंडिडेट के बीच में सीधा मुकाबला होता है। फ्रांस में प्रेसिडेंट मैक्रों ने पिछले महीने अचानक संसद भंग करके आम चुनाव कराने का ऐलान किया था। पहले राउंड की वोटिंग 30 जून को हुई थी। जब पहले राउंड में राइट विंग नेशनल रैली को बढ़त मिली, वो जीतते हुए दिखाई दिया, तो मैक्रों के रेनेसॉ अलायंस और लेफ्ट फ्रंट के न्यू पॉपुलर अलायंस ने आपस में अंडरस्टैंडिंग की। उन कैंडिडेट्स को हटा लिया जिनकी वजह से नेशनल रैली के जीतने की आशंका थी। इसी वजह से नेशनल रैली सेकेंड राउंड में पीछे रह गई और लेफ्ट पार्टीज के अलायंस न्यू पॉपुलर फ्रंट को बढ़त मिल गई। नतीजे आते ही न्यू पॉपुलर फ्रंट के नेता जॉन ल्यूक मेलेशॉन ने चुनाव के रिजल्ट को अपनी जीत बताते हुए प्रधानमंत्री पद पर दावा ठोक दिया। हालांकि चुनाव के नतीजे आने के बाद फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर गैब्रियल एटल ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन प्रेसिडेंट मैक्रों ने फिलहाल अपनी पार्टी के गैब्रियल एटल का इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। अब नई सरकार बनाने के लिए फ्रांस के तमाम दलों के बीच अलायंस की बातचीत शुरू हो गई है। फ्रांस में प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के चुनाव अलग अलग होते हैं, इसलिए नतीजों का प्रेसिडेंट मैक्रों की कुर्सी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो 2027 तक प्रेसिडेंट बने रहेंगे। फ्रांस के इलेक्शन से 2-3 बातें समझने वाली हैं। पहले राउंड में राइट विंग जीत रही थी और चूंकि चुनाव के 2 राउंड होते हैं, दूसरे राउंड में लेफ्ट विंग के लोगों ने प्रेसिडेंट मैक्रों की पार्टी से अंडरस्टैंडिंग करके दोनों पार्टियों ने मिलकर अपने कैंडिडेट हटाए ताकि मिलकर राइट विंग के उम्मीदवारों को हराया जा सके। इससे जनता में यह मैसेज गया कि जिस पार्टी को पब्लिक सपोर्ट कर रही थी, जिता रही थी, उसे पॉलिटिकल साजिश के तहत हरा दिया गया।
दूसरी चिंता की बात यह है कि राइट विंग को हराने का प्लान करने वाली लेफ्ट पार्टी के अलायंस को मेजॉरिटी नहीं मिली है, फिर भी लेफ्ट विंग के सपोर्टर सड़कों पर अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। और जश्न मनाने का तरीका बहुत खतरनाक है। वो अपने विरोधियों पर पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, आग लगा रहे हैं, लूटपाट की जा रही है। और प्रॉब्लम यह है कि ये लोग जब हार रहे थे, पहले राउंड में ये पीछे थे, तो भी इन्होंने इसी तरह से तोड़फोड़ की थी, आगजनी की थी। ये फ्रांस की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ी चिंता की बात है। और ये चैलेंज इसलिए बड़ा है क्योंकि 2 हफ्ते बाद पेरिस में ओलंपिक गेम शुरू होने वाले हैं, जिसमें दुनिया भर के एथलीट्स आएंगे, पूरी दुनिया से दर्शक आएंगे और सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी फ्रांस की सिक्योरिटी फोर्सेस पर है। अब रुक करते हैं अपने देश की खबरों का। मुंबई का हाल मैं आपको दिखाता हूं। मॉनसून की पहली बारिश में मुंबई बेहाल हो गई है। मुंबई वालों का आज का दिन मुसीबतों से भरा हुआ था। रात 1 बजे मुंबई में बारिश शुरू हुई और सुबह 4 बजे तक मुंबई के ज्यादातर इलाके पानी में डूब गए। सुबह जब लोगों की नींद खुली तो चारों तरफ पानी ही पानी था। सरकार की तरफ से कहा गया कि मुंबई में सिर्फ 4 घंटे में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो गई, इसलिए हालात खराब हुए। दादर, सायन, हिंदमाता, अंधेरी, वाकोला, माटुंगा, भांडुप, सेंटा क्रूज और बांद्रा कुर्ला जैसे तमाम इलाकों में सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। रोड पर 3 से 4 फीट पानी भर गया। अंधेरी और मलाड सबवे के आसपास तो बहुत बुरा हाल था। यहां पर 5 से 6 फीट पानी भर गया। जब लोग दफ्तरों के लिए निकले तो रास्ते में फंस गए। हालांकि प्रशासन ने स्कूल कॉलेजेस बंद करवा दिए, लोगों से घरों में रहने की अपील की। बीएमसी के कर्मचारी सड़कों पर उतरे। रेलवे ट्रैक्स पर पानी भर गया। मुंबई की लाइफलाइन लोकल की स्पीड कम हो गई। ट्रेन पर असर पड़ा। 15 ट्रेन को रीशेड्यूल करना पड़ा, कुछ ट्रेन कैंसिल करनी पड़ी, कई फ्लाइट्स डिले हो गई। भारी बारिश और लो विजिबिलिटी के कारण 50 फ्लाइट्स भी कैंसिल करनी पड़ी। दर्जनों फ्लाइट्स को अहमदाबाद, हैदराबाद, इंदौर जैसे शहरों की तरफ डाइवर्ट किया गया। और बड़ी बात है कि मुंबई में भारी बारिश के कारण आज मंत्री और विधायक भी विधानसभा नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण विधानसभा की कार्रवाई आज नहीं हो पाई। सबसे बुरा हाल तो मुंबई के तमाम सबवेज का है, जहां अभी भी पानी भरा हुआ है। कुछ देर पहले जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें साफ दिखाई दे रहा है कि अंधेरी सबवे में अभी तक पानी भरा हुआ है। दिन में भी यही हालात थे। मलाड सबवे में तो एक कार डूब गई। गाड़ी में जो लोग सवार थे उनको आसपास के लोगों ने किसी तरह वहां से बाहर निकाला, लेकिन इतने ज्यादा पानी में इस कार को बाहर निकालना आसान नहीं था। इसी तरह की सिचुएशन अंधेरी और मिलन सबवे की थी। मुंबई के कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में भर गया। वकोला में तो पुलिस वाले भी बारिश के बीच फंस गए। चारों तरफ पानी था क्योंकि पुलिस स्टेशन पानी से घिर गया। न अंदर जाना मुश्किल था, न बाहर निकलना। हालांकि कुछ ही देर में बीएमसी के कर्मचारियों ने पंप से पुलिस स्टेशन में भरे पानी को निकाला और इसके बाद ही पुलिस वाले स्टेशन से बाहर निकल पाए। तस्वीरों में देखिए कि पुलिस स्टेशन के अंदर तक पानी भरा हुआ है और जिस तरह की यहाँ परिस्थिति बनी हुई है उसके बाद हम कह सकते हैं कि सर कब से भरा हुआ है पानी? सुबह 4:30 बजे से। और क्या अंदर तक पानी चला गया? अभी धीरे धीरे कम हो रहा है या पानी और बढ़ता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि खुद यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनका भी यही कहना है कि पानी जो है वो लगातार भरता जा रहा है और इसी प्रकार की तस्वीरें मुंबई के अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हैं। मेरे कैमरामैन आपको तस्वीरों के माध्यम से पुलिस स्टेशन के हालात दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही हालात मुंबई के अलग अलग इलाकों में फिलहाल बने हुए हैं। पानी बारिश की वजह से ज़्यादा है और ये मिट्टी नदी में ज़्यादा है, बाजू के नाले में। जी जी। वो नाले का लेवल है ना ज़्यादा है उधर। जी। ये लेवल है ना नीचे ऊपर हो गया, उसकी वजह से वो पानी है ना इसको फ्लो नहीं कर रहा है। अभी आहिस्ता आहिस्ता वो पानी आगे जाएगा जब ये पानी कम हो जाएगा। लेकिन ड्रेनेज सिस्टम की बात की जाती है, बाकी जगहों पर भी ऐसे ही हालात हैं फिलहाल? ये बारिश का पानी है ना, ये स्टॉर्म वाटर में जाता है, नाले में जाता है उधर। आज मुंबई में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। कल रात से आज तक 400 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। अगले 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट है। रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मुंबई के लोग ये सोचकर परेशान हैं
कि रात में सिर्फ 4 घंटे की तेज बारिश से जब यह हाल हुआ, अगर अगले 4 दिन तक ऐसी ही बारिश हुई तो मुसीबतें कितनी बढ़ जाएंगी। आज मुंबई की सड़कों पर पानी भरा था, रेलवे ट्रैक्स पानी में डूबे हुए थे। भांडुप और चूनाभट्टी इलाके में रेल की पटरी पर पानी भरने के कारण कई घंटे तक लोकल ट्रेन रुकी रही। शाम को जब लोकल चलना शुरू हुई तब स्टेशंस पर लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया था। लोगों को घर पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन लोकल की स्पीड लो थी और फ्रीक्वेंसी कम, इसलिए लोगों को कई कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा। बिल्कुल टाइम से नहीं चल रही है। इधर बोलते हैं कि पानी है, पानी तो इधर है नहीं, बट 20-20 मिनट 25-25 मिनट ट्रेनें लेट। एक एक जगह ले जाके खड़ी कर दे रहे हैं। खड़ी तो नहीं कर रहे पर स्लो चल रही है, बट ट्रेनें आ ही नहीं रही है। क्या दिक्कत आ रही है सर? गाड़ी तो कम से कम अभी चिंचपोकली से इधर दादर आने के लिए मुझे आधा घंटा लग गए है। स्लो ही ट्रेन नहीं, ये नहीं, सब ठाना लगाते, कल्याण लगाते, सब ट्रेन कैंसिल कर दे रहे। बहुत दिक्कत है, सब गाड़ी बंद है और बहुत लेट ही जा रहा है। सुबह 7 बजे बारिश बंद हो गई थी, उसके बाद भी 4 घंटा इनके पास था, फिर भी मैं सुबह 8:30 बजे से स्टेशन पे खड़ा था, भांडुप स्टेशन पे, एक ही ट्रेन नहीं गई आधे 1 घंटे के। तो रेल की पटरियों पर पानी है, रेलवे स्टेशन के बाहर भी जबरदस्त पानी भरा हुआ है। तिलक नगर रेलवे स्टेशन का नजारा आपको दिखाता हूं। सुबह के वक्त इतना पानी भर गया था कि स्टेशन के अंदर जाना और वहां से बाहर निकलना दोनों मुश्किल था। जब बारिश का पानी रेलवे ट्रैक से कम हुआ तो लोकल में जबरदस्त भीड़ थी और यही हाल बस स्टॉप का था। ज्यादातर बस स्टॉप पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ये तस्वीरें मानखुर्द इलाके की हैं। जैसे ही एक बस आई, लोग उस पर चढ़ने के लिए टूट पड़े और दिन भर ये देखने को मिला। चूंकि बस पहले से ही फुल थी, इसलिए लोगों को दूसरी बस के आने का इंतजार करना पड़ा। वैसे बारिश के मौसम में मुंबई की सड़कों का डूबना कोई नई बात नहीं है। हर साल मुंबई में ऐसा ही होता है, जब तमाम निचले इलाके डूब जाते हैं और कई पॉश कॉलोनीज में पानी भर जाता है। मुंबई में मीठी नदी, ओशिवारा, दहिसर और पोईसर, ये 4 नदियां हैं। अगर ज़्यादा बारिश हुई तो इन नदियों का पानी ओवरफ्लो करने लगता है और आसपास के इलाके डूब जाते हैं। अगर बारिश के दौरान समंदर में हाई टाइड हो तो हालात और भी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि नालों और नदियों का पानी समंदर में जाने के बजाय समंदर का पानी शहर में आ जाता है। आज भी यही हुआ। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है ड्रेनेज की। नालों की सफाई न होने के कारण बारिश का पानी सड़कों पर आ जाता है। आज जब कई इलाकों में पानी भरा तो महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सीधे बीएमसी के डिजास्टर कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां पूरे मुंबई शहर के 7000 सीसीटीवी कैमरों से शहर के हालात को समझा जा सकता है। एकनाथ शिंदे ने कंट्रोल रूम से मुंबई के सिचुएशन का अपडेट लिया, मुआयना किया, अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए और इसके बाद कहा मुंबई के लोगों को राहत देने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बारिश का इतना ही मैं कहता हूँ, इसमें कोई राजनीति ना लाए। ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये लोगों को मदद करने का समय है। अभी लोगों को जहाँ फंसे उनको रेस्क्यू करने का समय है, रोड का पानी कम करने का समय है और इसमें सभी लोगों ने मिलकर काम करना चाहिए। राजनीति के लिए तो बहुत विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं है। और बारिश इतनी तेज गिरी है, तो ये तेज बारिश गिरी है, ये इससे पहले जो आज हम लोग उपाय कर रहे हैं 2 साल में शुरू किए, वो तो पहले होने चाहिए थे। ये 7 STP, माइक्रो टनलिंग, होल्डिंग पॉन्ड, ये सब कभी हो गए? ये टीका करना, आरोप करना तो ठीक है, लेकिन हमने आज कंक्रीट के रोड बनाने का काम शुरू कर दिया इधर BMC में। इतने साल क्यों नहीं किया? इतने साल क्यों गड्ढों का सामना करना पड़ रहा है? आज जो होल्डिंग पॉइंट के वजह से मिलन सबवे, हिंद माता, अंधेरी का, इसमें अभी आप देखो हमेशा पानी रहता था, आज उधर पानी नहीं है होल्डिंग पॉइंट के वजह से। ट्रेन के ट्रैक के नीचे माइक्रो टनलिंग पहली बार हुआ है। तो ये भी देखो ना कि ये पहले कितने साल पहले होना चाहिए था। अरे हम लोग उसके ऊपर आरोप लगा रहे क्या? जब हमारे पास मौका आया तो हमने शुरू कर दिया और इसके वजह से इतने जोर से बारिश गिरने के बावजूद भी इतने तेजी से डिस्चार्ज भी हो रहा है, इसको भी मानना चाहिए विपक्ष ने। इस बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी के नेता अनिल पाटिल भी रेलवे ट्रैक का मुआयना करने पहुंचे। उनके साथ
एनसीपी के एमएलसी अमोल मिटकरी भी थे। अनिल पाटिल ने बताया इस जगह पर ट्रेन 2 घंटे से रुकी हुई थी। उन्हें खबर मिली, फौरन वहां पहुंचे। इसके बाद हालात बेहतर हुए और लोकल की सर्विस बहाल हो गई। लेकिन विपक्ष ने मुंबई में जल जमाव के लिए सीधे सीधे एकनाथ शिंदे की सरकार पर निशाना लगाया। महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने कहा मुख्यमंत्री और उनके मंत्री फोटो सेशन करा रहे हैं, जबकि उन्हें जो जरूरी कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए। अरे मुख्यमंत्री जी, आपने जो भ्रष्टाचार किया है, प्रशासन और प्रशासक महानगर पालिका और आप, ये भ्रष्टाचार का ही परिणाम है कि लोग आज भुगत रहे हैं। आप तुम साइड पे जाके अपना फोटो सेशन कर भी लोगे तो उसका क्या फर्क है? नेचर नेचर है। तुमने बिल्डरों के फायदे के लिए जो निर्णय लिए है, उसलिए मुंबई का जो पानी समुद्र में बह के जाने वाला वो रोका गया है और आखिर उसका परिणाम रेलवे को भुगतना पड़ रहा है और वो परिणाम से आज लोग त्रस्त है। मुंबई में हर साल इसी तरह से भारी बारिश होती है। इसी तरह से हर साल सरकार और बीएमसी मॉनसून के लिए तैयारियों के दावे करती है और हर साल मुंबई वाले इसी तरह के हालात का सामना करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीएमसी का बजट कई राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। बीएमसी का इस साल का बजट 60,000 करोड़ रुपए का है, जबकि हिमाचल प्रदेश का बजट 53,000 करोड़ का है। बीएमसी अपने बजट का 10% हिस्सा मॉनसून से पहले सड़कों को दुरुस्त करने, सड़कों पर गड्ढों को भरने, नालों की सफाई करने और इस तरह के कामों के लिए करता है। इस साल 6,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए, जिसमें से सड़कों को ठीक करने और गड्ढों को भरने के लिए 545 करोड़ का बजट था। इतना पैसा खर्च हुआ, लेकिन इसके बावजूद हालात क्या हैं ये मैंने आपको दिखा दिया। पानी हर साल भरता है, लोग हर साल परेशान होते हैं और राजनीतिक पार्टियां हर साल हालात के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराती हैं। यह सही है कि एकनाथ शिंदे ये कहकर नहीं बच सकते कि उनकी सरकार तो 1.5 साल पहले बनी थी। उनसे पहले की सरकारों ने मुंबई के हालात ठीक क्यों नहीं किए? ड्रेनेज सिस्टम को पहले ठीक क्यों नहीं किया गया? अब कोई एकनाथ शिंदे से पूछे, बीएमसी में पिछले 30 साल से शिवसेना का कब्जा है और एकनाथ शिंदे इस दौरान शिवसेना में ही थे, विधायक रहे, मंत्री रहे, उनके पास ये विभाग भी रहा, फिर उन्होंने ये काम पहले क्यों नहीं किया? जो करने का दावा वो आज कर रहे हैं वो पहले करते तो बेहतर होता। कुल मिलाकर सरकार किसी की भी हो, गड़बड़ी सिस्टम की है और इसके लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। और मुझे लगता है इस समय तो सबको मिलकर काम करना चाहिए, तभी मुंबई वालों को इस मुसीबत से निजात मिलेगी। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के दूसरे कई इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीरें रायगढ़ से आई। छत्रपति शिवाजी महाराज के किले में भारी बारिश के कारण सैकड़ों टूरिस्ट फंस गए। मूसलाधार बारिश की वजह से किले की सीढ़ियों से पानी नदी की तरह नीचे की तरफ बहने लगा। जो टूरिस्ट उस वक्त किले में थे वो वहीं फंस गए। किला पहाड़ी की चोटी पर बना है, सीढ़ियों के अलावा नीचे आने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए टूरिस्ट को निकालने के लिए एसडीआरएफ की मदद लेनी पड़ी। सैकड़ों टूरिस्ट को बड़ी सावधानी के साथ ग्रुप्स में नीचे भेजा गया। पानी के तेज बहाव के बीच टूरिस्ट एक दूसरे का हाथ पकड़कर चेन बनाकर पानी के बीच से नीचे की तरफ आए और रात की बात यह कि किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह की तस्वीरें बुल्ढाना से आई हैं। बुल्ढाना में बारिश के कारण नदी में बाढ़ आ गई। पानी आसपास की हर चीज को बहा कर ले गया। नदी के किनारे जो गाड़ियां खड़ी थी, जो छोटी मोटी दुकानें थी, वो सब पानी में बह गई। महाराष्ट्र में अगले 4 दिन तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। खासतौर पर मुंबई और कोंकण के लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, उत्तराखंड, असम और बिहार के कई इलाकों में भी जबरदस्त बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर
चार धाम की यात्रा पर निकले लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। उत्तराखंड सरकार ने तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वो जहां हैं वहीं रहें, प्रशासन की हिदायतों का पालन करें, मौसम का मिजाज देखकर ही बाहर निकलें, वरना मुसीबत में फंस सकते हैं। आज मुंबई से एक और बुरी खबर आई। शराब के नशे में एक महिला को गाड़ी से कुचलने वाला शिवसेना के नेता राजेश शाह का बेटा मिहिर शाह अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हिट एंड रन के इस सनसनीखेज मामले में मुंबई पुलिस ने राजेश शाह और ऋषि वेदावत को गिरफ्तार किया है, लेकिन आज मिहिर शाह के पिता राजेश शाह को कोर्ट ने जमानत दे दी। असल में कल रात शराब के नशे में मिहिर शाह ने अपनी BMW से स्कूटर पर सवार एक कपल को टक्कर मारी। टक्कर के बाद स्कूटी पर सवार महिला का पति कार के बोनट पर गिर गया और महिला गाड़ी में फंस गई। मिहिर शाह ने फिर भी गाड़ी नहीं रोकी। वो 1.5 किलोमीटर तक घायल महिला को इसी तरह कार से घसीटते हुए ले गया। इसके बाद जब गाड़ी रोकी, महिला को गाड़ी से उतारा, फिर महिला के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर वो वहां से भाग गया। पुलिस ने घटना का पूरा CCTV फुटेज हासिल कर लिया है। जांच में पता चला कि मिहिर शाह एक बार से पार्टी करके अपने दोस्तों के साथ निकला था। गाड़ी में कुल 4 लोग सवार थे। ऋषि नाम के शख्स को पुलिस ने पकड़ा है। वो घटना के वक्त गाड़ी में मौजूद था। क्योंकि गाड़ी शिवसेना के नेता राजेश शाह के नाम पर रजिस्टर्ड है, इसलिए पुलिस ने राजेश शाह को गिरफ्तार किया है, लेकिन आज उनकी जमानत हो गई। लेकिन अभी तक राजेश शाह का बेटा मिहिर शाह फरार है। पुलिस को पता चला कि मिहिर शाह ने एक्सीडेंट होने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर कई बार बात की थी। वो अपनी मां के भी संपर्क में था, इसलिए शक है कि परिवार वालों को पता है कि मिहिर कहां छुपा है। अब पुलिस ने मिहिर शाह को तलाश करने के लिए 11 टीमें बनाई हैं। मिहिर शाह के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। इस हादसे में जिस महिला की मौत हुई उसका नाम काव्या है। काव्या के पति प्रदीप नकवा ने कहा, क्योंकि मिहिर शाह शिवसेना के नेता का बेटा है, शिवसेना की सरकार है, इसलिए पुलिस ने आरोपी को पकड़ने में तेजी नहीं दिखाई। प्रदीप नकवा ने कहा, ऐसी वारदात किसी आम आदमी ने की होती तो वो अब तक सलाखों के पीछे होता। जो आरोपी है उसको गिरफ्तारी नहीं की। अभी 24 घंटे होके गया, बताओ अभी क्या करेगा वो? अभी क्या दारू पे आदमी 24 घंटे के बाद आपको मालूम है उसका ब्लड नील होता है। ये सब पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में ये लोग बोलते हैं कोई किसी का नहीं है, मिलना क्यों मिल नहीं रहा है? कोई किसी का नहीं, क्यों नहीं मिल रहा है? फिर वो बड़े आदमी का लड़का इसलिए मिल नहीं रहा है का? गरीब का रहता तो 2 मिनट में पकड़ के उसको जेल में डाल देते थे, मगर बड़े आदमी का लड़का नहीं मिलता और नहीं मिलेगा। ये अभी अधिवेशन हो जाएगा ना तो खत्म। अब इस मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार के एनसीपी के नेता इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को घेर रहे हैं। जितेंद्र आव्हाड ने कहा, एक महिला को घसीटकर मारा गया, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार को कोई फिक्र नहीं है क्योंकि आरोपी शिवसेना का नेता है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता सुनील प्रभु ने कहा कि एकनाथ शिंदे की सरकार में अपराधी बेखौफ हैं क्योंकि उन्हें सरकार से पूरा प्रोटेक्शन मिलने का भरोसा है। अरे कायदा सुव्यवस्था का डर किसी को रहा नहीं है। इस सरकार का लिए जो भी जिसके मन में आता है वो करता है और सबको लगता है कि भाई कुछ भी करे ये सरकार हमें बचाएगा। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज साफ साफ लफ्जों में कहा, इस मामले में दोषी कोई भी हो, कोई कितने भी बड़े परिवार का हो, अगर उसने गलत किया है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे मामले बार बार सामने ना आए, इसके लिए वो जरूरी एक्शन ले रहे हैं। हिट एंड रन में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वो कितना भी इन्फ्लुएंस वाला हो, कोई भी हो, पॉलिटिकल हो, पैसे वाला हो, ये गरीब की जान होती है और इसलिए वो भी किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है और इसीलिए कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ये जो मैंने पुलिस कमिश्नर जी को भी कल कहा है कि हिट एंड रन में जितने भी होटल है, ये होटल जितने देरी से रात को बंद करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करो, लाइसेंस रद्द करो और जो
अब ड्रंक एंड ड्राइव वाला जो ड्राइव है वो भी तेज करो। ऐसे अगर जो हैबिचुअल है उनको लाइसेंस भी उनका रद्द करने के मैंने बोल दिया है, और इसलिए ये बहुत बड़ा ड्राइव अभी पुलिस लेंगे। एकनाथ शिंदे भले ही कह रहे हो कि किसी को बचाया नहीं जाएगा, कोई किसी का भी बेटा हो, कितना भी अमीर हो, उसे कानून के तहत सजा जरूर मिलेगी, लेकिन एकनाथ शिंदे को समझना पड़ेगा ये सब कहने से काम नहीं चलेगा, करके दिखाना होगा, जनता को यकीन दिलाना होगा। क्योंकि लोग पुणे का केस अभी भूले नहीं हैं। वहां भी शराब के नशे में इसी तरह एक लड़के ने 2 इंजीनियर्स को मार डाला था। उस वक्त भी शुरुआत में उस लड़के को बचाने की कोशिश की गई थी। वो भी बाहर से आया था, वो भी ड्रंक था। अगर मीडिया उस केस को न उठाता, इतना शोर न मचाता, तो हो सकता है कि केस दबा दिया जाता। अब शिवसेना के नेता के बेटे ने फिर इंसानियत को गाड़ी के टायरों से कुचल डाला है और आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसलिए यह मामला एकनाथ शिंदे के लिए इम्तिहान है और उम्मीद करनी चाहिए कि शिंदे ने एक्शन का जो भी वादा किया है वो जल्दी से जल्दी पूरा होगा। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच लोकसभा चुनाव में जो दोस्ती हुई थी वो अब खत्म होने के कगार पर है। आज कांग्रेस के नेताओं ने साफ साफ कह दिया कि दिल्ली में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की वजह आम आदमी पार्टी है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लोकसभा का चुनाव मिलकर लड़े थे। 3 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे, 4 पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन 7 सीटें बीजेपी ने भारी मार्जिन से जीती। दिल्ली में कांग्रेस ने हार की वजह तलाशने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी। पीएल पुनिया और रजनी पटेल की अगुवाई वाली इस कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जो रिपोर्ट भेजी है उसमें कहा गया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस तो था, लेकिन इस अलायंस का जमीन पर कोई असर नहीं दिखाई दिया। चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी की लीडरशिप ने अपने काडर को कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए काम करने का कोई निर्देश नहीं दिया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के उम्मीदवारों का साथ नहीं दिया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि केजरीवाल की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की मदद नहीं की। आम आदमी पार्टी का वोट कांग्रेस को ट्रांसफर नहीं हुआ, इसलिए कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाई, कोई सीट नहीं जीत पाई। आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार फरवरी में घोषित कर दिया। कांग्रेस का मिड अप्रैल में हुआ तो देरी हुई। तब तक आम आदमी पार्टी ने अपने काउंसलर एमएलए की जिम्मेदारी जहां उनके कैंडिडेट लड़ रहे थे लगा दिया था। ऐसी परिस्थिति में वो अपने क्षेत्रों में थे नहीं। हम लोगों ने कोशिश किया कि वो अपने क्षेत्र में वापस लौटे, लेकिन लौट नहीं पाए। आखिर में आम आदमी पार्टी का जो एमएलए थे, मुझे लगता है कि न वो अरविंद केजरीवाल जी की बात को सुना, न आम आदमी पार्टी के निर्देश को। उन्होंने अपना खुद का भविष्य और इनसिक्योर समझा। उनका यही कहना था कि एक बार झाड़ू वालों का वोट हाथ पर चढ़ जाएगा तो आगे 8-10 महीने के ही अंदर विधानसभा का चुनाव आ रहा, फिर उसको लौटाना मुश्किल हो जाएगा। इस कारण से उन्होंने जितना हो सकता है रोके। कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने। दिलीप पांडे ने कांग्रेस को नसीहत दी कि हार का दोष दूसरों को देना ठीक नहीं है, पीछे मुड़कर देखने का कोई फायदा नहीं होगा, कांग्रेस को भविष्य की ओर देखना चाहिए। कैसे हमको करना चाहिए राजनीति, मुझे लगता है कि बेहतर ये होता कि बीती ताही बिसारिए आगे की सुध ले। पर इसके बियॉन्ड भी अगर कोई जाना चाहता है तो मुझे लगता है कि हम जब किसी और की तरफ एक उंगली करते हैं तो कहा जाता है कि 3 उंगलियां अपनी तरफ आती हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करने की बजाय सिर्फ इतना कहूंगा कि हम वफा करते रहे, वो जफा करते रहे, अपना अपना फर्ज था, दोनों अदा करते रहे। दिल्ली में कांग्रेस की चिंता जायज है, उसकी बात में दम है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के वोट बैंक पर कब्जा करके ही बड़ी पार्टी बनी।
अगर लोकसभा चुनाव में केजरीवाल अपने सपोर्टर से कांग्रेस को वोट देने को कहते तो 10 महीने बाद असेंबली इलेक्शन में किस मुंह से कांग्रेस के खिलाफ वोट करने की अपील करते? केजरीवाल जानते हैं दिल्ली की सियासत उनके लिए कितनी खास है। अगर दिल्ली में उनकी पार्टी कमजोर हुई तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लोकसभा चुनाव में जो रणनीति बनाई वो उनकी राजनीति और उनके भविष्य के हिसाब से सही थी। हैरानी तो इस बात की है कि कांग्रेस के अनुभवी नेताओं को यह बात लोकसभा चुनाव के दौरान के लोकसभा चुनाव होने के बाद समझ आई। आज कर्नाटक से अचरज में डालने वाली तस्वीरें सामने आई। चुनाव जीतने की खुशी में बीजेपी के सांसद के सुधाकर के सपोर्टर्स ने वोटर्स को थैंक यू कहने के लिए प्रोग्राम रखा और इस प्रोग्राम में बियर और शराब मुफ्त बांटी गई। मामला कर्नाटक के चिकबल्लापुर का है। यहां से बीजेपी के डॉक्टर के सुधाकर चुनाव जीते हैं। जीत की खुशी में सुधाकर के करीबी नेताओं ने नेलमंगला में वोटर्स के लिए थैंक्स गिविंग पार्टी रखी। हजारों लोगों को इनवाइट किया गया। वोटर्स के लिए चिकन मटन बिरयानी के साथ साथ शराब का इंतजाम भी किया गया और यह सब चोरी छुपे नहीं किया गया। बाकायदा प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई, परमिशन ली गई थी। एक्साइज डिपार्टमेंट से परमिशन ले ली गई थी। एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक दिन के लिए लेकर लाइसेंस दिया था। इसके बाद पार्टी खुले मैदान में हुई। प्रशासन और पुलिस के अफसर वहां सुरक्षा में तैनात थे। पुलिस की मौजूदगी में शराब बांटी गई, लेकिन लाइसेंस था इसलिए किसने कुछ नहीं कहा। बस गड़बड़ हुई जब पार्टी में आने वाले सपोर्टर्स की संख्या ज्यादा हो गई। बीजेपी के लोकल नेताओं को लगता था इस थैंक्स गिविंग पार्टी में 15 से 20 हजार लोग आएंगे, लेकिन मुफ्त शराब लेने की बात फैली तो कम से कम 30,000 लोग वहां पहुंच गए और इस चक्कर में हंगामा हो गया। कांग्रेस के नेता अब इस पर बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने सीधे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जवाब मांगा। शिव कुमार ने कहा अब कर्नाटक के लोकल लीडर इस मुद्दे पर न बोलें। जेपी नड्डा बताएं क्या बीजेपी के यही संस्कार हैं? क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं को शराब बांटने को सही मानती है? It is the culture of the BJP and Mr. Nadda ji, the national president. I don't want the local leaders to reply to it. I want the BJP president, national president to just reply to it. And it is the culture of the BJP. Are you booking case because it is violation of excise case? No, that is the next point. Next point. First, let the party answer to it. लोकसभा चुनाव में डॉक्टर के सुधाकर चिकबल्लापुर से 1,63,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। उनके लिए यह जीत इसलिए और ज्यादा मायने रखती है क्योंकि एक साल पहले असेंबली इलेक्शन हुए थे जिसमें वो हार गए थे। इसलिए लोकसभा चुनाव में जीत के बाद उनके सपोर्टर्स में बहुत जोश है, उत्साहित हैं। हालांकि डॉक्टर के सुधाकर इस थैंक्स गिविंग पार्टी में मौजूद नहीं थे। नेलमंगला के बीजेपी अध्यक्ष जगदीश चौधरी ने इसका आयोजन किया था, लेकिन जब जीत के जश्न में शराब बांटने के आरोप लगे तो के सुधाकर सामने आए। उन्होंने कहा इस कार्यक्रम के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी, लेकिन जो वीडियो उन्होंने देखे हैं वो हैरान करने वाले हैं। शराब बांटना गलत है और वो इसका सपोर्ट नहीं करते। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने मीडिया में ये खबर देखी। मुझे ये नहीं पता कि शराब आयोजकों की ओर से दी गई या फिर वहां आने वाले लोग लेकर आए। ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर इसका आयोजन हमारे लोगों ने या फिर जनता दल के लोगों ने किया है तो ये गलत है। मैंने अपने 20 साल के सार्वजनिक जीवन में कभी शराब बांटकर राजनीति नहीं की है। आजकल कोई बात छिप नहीं सकती। नेताजी की जीत का जश्न होगा, पार्टी में मुफ्त की शराब बटेगी, ज्यादा लोग आ जाएंगे तो फसाद तो होगा ही। इसके वीडियो भी बनेंगे और सवाल भी पूछे जाएंगे। चुनाव जीतने वाले के सुधाकर ने कांग्रेस को पूरा मौका दे दिया। अच्छी बात है कि डॉक्टर के सुधाकर
इस बात से काफ़ी एम्बेरेस्ड हैं। वो मानते हैं कि उनकी जीत के जश्न में लोगों ने जो शराब पी वो गलत किया, इससे उनकी बदनामी हुई, और उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो इंश्योर करेंगे कि आगे से कभी ऐसी गलती ना हो। इसलिए अब ये मामला यहीं खत्म हो जाए तो बेहतर। नीट पेपर लीक के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। इस केस में 33 पिटीशंस की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस के बेंच ने कहा, ये तो साफ है कि नीट का पेपर लीक हुआ है। अब कोर्ट को सिर्फ ये देखना है कि पेपर किस पैमाने पर लीक हुआ। मामला लोकल लेवल पर लीक का है या फिर देश के कई हिस्सों में नीट के पेपर लीक हुए थे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले की जांच कर रही सीबीआई से बुधवार तक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा है। अदालत ने पूछा, आखिर पेपर लीक की घटनाएं कहां हुई और सीबीआई के जांच में अब तक क्या पता चला। अदालत ने यह पूछा कि पेपर लीक फिजिकल फॉर्म में हुआ या फिर सोशल मीडिया के जरिए पेपर लीक किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और सरकार से यह भी बताने को कहा कि पेपर लीक से आखिर कितने स्टूडेंट को फायदा हुआ। नीट पेपर लीक को लेकर आज जो सुनवाई हुई उसके दौरान कुछ लोगों ने एग्जाम कैंसिल करके फिर से कराने की मांग की। कुछ पिटीशनर्स ने इसका विरोध किया। चीफ जस्टिस ने दोनों पिटीशनर्स से कहा कि वो अगले 2 दिन में 10-10 पेज का सबमिशन कोर्ट में जमा करें और इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ने गुरुवार को तय की है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ देखने सुनने को मिला उसका मतलब यह है कि चीफ जस्टिस की बेंच इस बात को पूरी तरह से समझना चाहती है कि वाकई में पेपर लीक हुआ, अगर हुआ तो उसका असर कितने लार्ज स्केल पर हुआ, कितने बड़े पैमाने पर हुआ, या फिर कुछ इलाकों तक सीमित था। इसकी तसल्ली होने के बाद अदालत फैसला करेगी कि एग्जाम को कैंसिल किया जाए या नहीं, या सिर्फ वहां पर एग्जाम दोबारा कराए जाएं जहां जहां पेपर लीक हुआ। क्योंकि इस तरह के मामले में दोनों तरह के लोग हैं, दोनों तरह के पक्ष हैं। कुछ लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि रीनीट किया जाए, सारे एग्जाम दोबारा कराए जाएं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कहना है कि उन्होंने मेहनत से पढ़ाई की और ईमानदारी से नंबर हासिल किए, इसलिए उनके एग्जाम दोबारा नहीं होने चाहिए। इसीलिए इस मामले में फैसला होने में इतना वक्त लग रहा है। आज शाम जम्मू से एक दुख भरी खबर आई है। कठुआ में आतंकवादियों ने सेना की एक गाड़ी पर एम्बुश करके हमला किया, जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हो गए। घात लगाकर किए गए इस हमले में 6 जवान गंभीर रूप से जख्मी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को घेर लिया है और कठुआ के जंगलों में आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर अभी भी जारी है। इस बीच कश्मीर के कुलगांव में 2 दिन पहले सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकवादियों के बीच जो एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद जो तस्वीरें आई वो आश्चर्य में डालने वाली है। कुलगाम के चीनी गांव में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 4 आतंकवादी मारे गए थे। इनमें ए कैटेगरी का आतंकवादी यावर बशीर भी शामिल था। यावर बशीर जिस घर में छुपा हुआ था, उसकी तलाशी के दौरान पता लगा कि आतंकवादियों ने घर में अलमारी के पीछे छुपने के लिए एक बड़ा सीक्रेट चेंबर बनाया हुआ था। बाहर देखने में जहां लकड़ी की अलमारी रखी हुई थी, उसके नीचे कुछ ड्रॉर थे। कोई नहीं कह सकता था कि अलमारी के पीछे, ड्रॉर के नीचे आतंकवादियों के लिए सीक्रेट बंकर बना हुआ है। जब आर्मी इसकी तलाश कर रही थी, दहशतगर्द इसी तरह के सीक्रेट बंकर में छुप जाते थे। क्योंकि इस बार आतंकवादियों को छुपने का मौका नहीं मिला, 4 आतंकवादी मारे गए और घर की सर्च के दौरान दहशतगर्दों के छुपने की इस नई तरकीब का खुलासा हुआ। कुलगांव में आतंकवादियों ने जिस तरह का हाइड आउट बनाया हुआ था, उसे देखकर कोई भी हैरत में पड़ जाएगा। ये सीक्रेट रूम सबूत है इस बात का कि कश्मीर में हमारे बहादुर जवानों को आतंकवादियों की कैसी कैसी चालों और किस किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। असल में जब से कश्मीर में लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जब से लोगों ने भारी संख्या में वोट दिए हैं, पाकिस्तान में बैठे साजिश करने वालों के पेट में दर्द हो रहा है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस एक्शन में हैं,
आतंकवादियों का चुन चुन कर सफाया किया जा रहा है। इस प्रयास में हमारे कई जांबाज शहीद हुए हैं, लेकिन दहशतगर्दी अब कुछ इलाकों तक सीमित रह गई है। कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में लाइफ नॉर्मल है। हमारी फोर्सेस की बदौलत यहां के लोग अमन और चैन की जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।